Welcome to the channel Amazing Chemistry. So today we have to study stoichiometric calculations, moles, Avogadro's number and their relationship. इसके साथ साथ जो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो यूएचएस के एग्जाम्स नम्स में एमडीकैट के एग्जाम्स में आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो न्यू क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं मोल को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मोल बहुत ही खूबसूरत यूनिट है। दुनिया की देखें कोई भी यूनिट है, ठीक है, वो हमें जस्ट एक क्वांटिटी बताती है। फॉर एग्जांपल किलोग्राम है या ग्राम है, ठीक है, ये हमें मैस बताती है। आप बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं 1 kg शुगर 1 kg फ्लोर, ठीक है, आपको जस्ट वो मैस बताती है। ठीक है, इसी तरह कोई और यूनिट है जैसे लेंथ, ठीक है, तो हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, किलोमीटर यूज़ करते हैं, हमें जस्ट लेंथ के बारे में बताती है। ठीक है, मोल जो है ना, ठीक है, मोल ये ऐसी यूनिट है, ठीक है, ये हमें मैस भी बताती है सब्सटेंस का, ये हमें पार्टिकल्स भी बताती है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। अवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसके अलावा ये हमें वॉल्यूम भी बताती है, बट फॉर गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग के मोल बेसिकली ये सारी चीजें कैसे बताती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 1 मोल ऑफ कार्बन। अब इसका अगर हम मैस फाइंड करें ना तो इसका मैस होता है 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन के जो मैस है ये 12 ग्राम है। रिमेंबर दिस, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसको 1 एटम नहीं कंसीडर करना। हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैस ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 ग्राम। देखिए एक एटम तो बहुत छोटी चीज है, ये अगर मैंने एक डॉट लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर तो मिलियंस में एटम्स होंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी छोटी चीज का जो मैस है वो 12 ग्राम हो सकता है। ये जो 12 ग्राम है ये 1 मोल के अंदर इतना मैस आ रहा है। ठीक है, एक जो कार्बन एटम का मैस है अगर हम फाइंड करें ना मैस ऑफ 1 एटम, ठीक है, तो देखिए एटम का जो मैस है ना वो हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट में, AMU लिखते हैं हम उसके लिए। ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, अब अगर हमने एक कार्बन एटम का मैस फाइंड करना है ना तो हमें जो इसका जो 12 ग्राम है ना इसको हमें अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो जो मैस आएगा ना वो हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट में आ जाएगा। ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है। 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है ना ये इक्वल होता है ऑलमोस्ट 6 × 10⁻27 kg। अब आप अंदाजा लगा लें कि एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है, जिसमें हम एटम का मैस कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए कितनी छोटी यूनिट है, यहाँ पर -27 kg आ रहा है, और हमें पता है कि अगर 10⁻31 kg करें तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया कितनी बड़ी है, इसका मैस जो है वो 10⁻31 आता है। तो अगर उतनी ही छोटी वैल्यू हम लेंगे, मींस कि ये पॉजिटिव 31 है तो हम -27 ले लेंगे, तो आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि एक एटम का मैस कितना कम होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये जो 12 ग्राम मैस है ना ये 1 मोल ऑफ कार्बन है। बेसिकली हम ना इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है, जो एटम का मैस होता है उसको हमने खुद ग्राम्स में चेंज किया है, एक्सप्रेस किया है, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है, इसी तरह अब 1 मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है, इसमें 12 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह अब 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। मींस के एक मोल कार्बन में जो मैस है वो 12 ग्राम है, और जो इसके अंदर पार्टिकल्स मतलब कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं वो है 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब कि ये 12 ग्राम मैस बना है ये इतने कार्बन एटम्स को मिलाने से मैस बना है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि मोल हमें मैस भी बताता है सब्सटेंस का और हमें नंबर्स भी बताता है। दुनिया की कोई ऐसी और यूनिट नहीं है एक्सेप्ट मोल जो हमें नंबर्स भी बताए और मैस भी बताए। अब देखिए जो गैसेज है ना, गैसेज के लिए ना मोल्स का एक और जो है ना हमें एक और यूनिट भी बताती है जो हमें उनकी वॉल्यूम बता देती है। ठीक है, कि गैसेज का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अच्छा अब देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसका जो मैस है ना वो है 32 ग्राम्स। इसका मतलब कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मैस है 32 ग्राम। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम होता तो उसका मैस 16 ग्राम्स होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, अब देखिए अगर मोल अगर किसी मॉलिक्यूल का है तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के आएंगे, अगर ये मोल किसी एटम का है तो उसके अंदर एटम्स के आएंगे,
अगर ये मोल किसी आयन का है तो उसके अंदर आयंस के जो पार्टिकल्स हैं वो आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, O2, ठीक है। इसके अलावा जो गैसेज है ना, ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो जो 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, हम लोग ये लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं स्टैंडर्ड जो हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें टेम्परेचर आ जाता है 0 केल्विन, इसमें प्रेशर आ जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसमें नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ओनली 1 मोल, ठीक है। तो इसमें जो है ना 1 मोल के अंदर कोई भी गैस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इन अदर वर्ड्स 22.414 लीटर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो वॉल्यूम होता है ये लिक्विड से गैसेस में जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं रैंडमली बात करता हूं तो अगर एक चीज है लिक्विड में, ठीक है, तो उसका अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जब वो गैसियस फेज में चेंज होती है तो उसका वॉल्यूम 1600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ओके। तो अब हम जरा बात करते हैं, मोल्स को हमने डिस्कस कर लिया है, तो मोल्स को ये सारा चीज बताने का मकसद ये था कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ना हमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आ सकता है कि आपको वॉल्यूम गिवन दिया होता है एक सब्सटेंस का और आपको कहते हैं कि दूसरे सब्सटेंस का कितना मास रिएक्ट करेगा और आप उस वॉल्यूम के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस के लिए ना आपको जो मेन चीज चाहिए वो है बॉस। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के दौरान मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ दिस इज बॉस, ठीक है। मोल जो है ना, ठीक है, अगर आपने मास से डायरेक्ट वॉल्यूम में कन्वर्जन करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको इस मोल की जरूरत पड़ेगी, आपको पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जहां भी करते हैं, आपको बेशक मास दिया हुआ है, आपको मोल्स दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आप उसको क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसको मोल में चेंज करते हैं। वो मोल में इसीलिए चेंज करते हैं कि मोल इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मोल हमें अगर आप उसको जस्ट मास में चेंज करें तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन देगा जस्ट मास की, लेकिन मोल से हमें 3-4 इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दैट्स व्हाई वी यूज मोल, ठीक है। जैसे कंसंट्रेशन की यूनिट्स में हम मोलैरिटी यूज करते हैं स्टैंडर्ड, इसके अलावा बहुत बेशुमार यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम मोलैरिटी को सबसे ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें मोल्स पर डीएम क्यूब यूज होता है, ठीक है। तो वो जो मोल है ना, मोल से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है और इजीली है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज मोल इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ऑलराइट। तो अब हम जरा बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट के कितने मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इनमें जो रेशो होती है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं और इनको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। और ये क्योंकि रिक्वायर्ड होती है हमें लैब वर्क्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और इनकी एक्यूरेट अमाउंट हमें चाहिए होती है कि इसके इतने मोल्स इस रिएक्टेंट के इतने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑलराइट। अब जरा हम देखते हैं, देखिए 2H2 plus O2 goes to 2H2, ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने आपके सामने, ठीक है। अच्छा देखिए, याद रखिए स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में होता है 1:1, ठीक है। मींस के एक रिएक्टेंट का 1 मोल दूसरे रिएक्टेंट के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। 1:1 की रिएक्शन की मेजरमेंट्स होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर होता है कि देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 1 मोल है और वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका 1 मॉलिक्यूल है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बात समझ नहीं आ रही कि रिएक्टेंट्स में 3 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट्स में 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सेम अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मोल्स देखें तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं। अभी भी ये बैलेंसिंग नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि 3 मोल्स रिएक्टेंट्स में और 1 मोल प्रोडक्ट में आया हुआ है, तो ये बैलेंसिंग नहीं हो रही। यहां तक मैं कह सकूं कि ये इक्वेशन ठीक नहीं है, ऑल्दो इट इज राइट, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन मैं अगर मॉलिक्यूल्स से मोल्स तक रहूं तो मैं कह सकता हूं कि यार ये इक्वेशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स में 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स बन रहे हैं,
तो क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। लेकिन फिर हम जरा जब इसको और ज्यादा मजीद डेप्थ में जाकर जब चेक करते हैं तो हम लोग जब इसका मैस फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर देखिए जो टोटल मैस यूज हो रहा है वो है 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन का एक मैस है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 ग्राम होता है और 2 मोल्स है, इसका मतलब 2 × 2 4। ऑक्सीजन का यहाँ पर जो मैस यूज हो रहा है दैट इज 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब जब हमने वाटर का कैलकुलेट किया, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मैस होता है 18 ग्राम और जब यहाँ पर 2 मोल्स है तो 2 × 18 ये बन गया 36 ग्राम। और जब हमने देखा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में मैस सेम है तो फिर हमें याद आती है आइंस्टाइन इक्वेशन, मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो देखें रिएक्टेंट्स में 36 ग्राम से और प्रोडक्ट्स में भी 36 ग्राम का है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इट इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ कि दोनों साइड्स पर जो मेजरमेंट्स है वो इक्वल होती है। ठीक है, आप देखिए 1:1 इनका ग्राम में आ गया ना कि रिएक्टेंट्स पे अगर 1 ग्राम है तो प्रोडक्ट्स का भी 1 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो ये आप इनकी जो रेशियोज है ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो अब जरा हम देखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशंस क्या क्या मिलती हैं। मोल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट 1 मोल ऑफ CH4, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, अब देखें 1 मोल ऑफ CH4 है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मैस कितना है, मैस अगर हम चेक करें तो इसका आता है ऑलमोस्ट 12 + 4 16 ग्राम। वही एवोगाड्रोस नंबर इसमें 6.02 × 10⁻23। लेकिन इसके अलावा जो इसमें ना देखिए मैं यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज मीथेन। अब देखिए इसमें बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स। अब देखिए मैं यूं भी लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कि 1 मोल CH4 में 4 मोल्स बॉन्ड पेयर्स के। बॉन्ड पेयर्स होते हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए एक बॉन्ड पेयर जो है ना, एक बॉन्ड पेयर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे होते हैं। सो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर 8 मोल्स ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हो सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉट पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके अलावा हमें और भी इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हम मजीद इस पे काउंट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो देखिए कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर टोटल हाइड्रोजन है 4, इसका मतलब हाइड्रोजन के जो टोटल प्रोटॉन्स हैं वो हो गए 4 प्रोटॉन्स। सेम इसी तरह हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन में वो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं क्योंकि एक ही कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। तो ओवरऑल जब हम इनको काउंट करते हैं ना 6 प्रोटॉन्स 4 प्रोटॉन्स, तो टोटल 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि मीथेन में ना 1 मोल ऑफ मीथेन में 1 मोल ऑफ 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 इट इंक्लूड्स 26 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये 10 10 एंड 6, तो ये ओवरऑल बन जाते हैं 26। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है ना हमारे पास ये है कि बहुत सी और इंफॉर्मेशन हम इन मोल से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा एग्जांपल्स पे आते हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखनी है कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हियर वी हैव 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले मैंने एक इजी एग्जांपल ली है, देन उसके बाद मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल अप की तरफ आऊंगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास है जो गिवन इक्वेशन है ना, मेथनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। अब 3.50 मोल्स मेथनॉल आर बर्न
कि जो हमारे पास जो मोल्स गिवन दिए हुए ना, ठीक है, मेथनॉल के वो है 3.50। ये जो बैलेंस इक्वेशन है ये तो इसके अकॉर्डिंग है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स और इसके 3 मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहे हैं कि इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, दीज आर 3। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन मेथनॉल हैज 3.5 moles then how many moles of oxygen are used to produce carbon dioxide and water। so सबसे पहले तो देखें इसमें आप लोगों ने ना जो चीज आपको गिवन दी होगी, जैसे यहाँ पर मेथनॉल है ना, उसके बारे में और जो चीज आपने फाइंड करनी होगी उन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है। सो यहाँ पे हम मेथनॉल और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करेंगे। हमें पता है कि अगर 2 मोल्स मेथनॉल के CH3OH बर्न हो रहे हैं, इसका मतलब कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहे हैं। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिली है। अब आपने करना क्या है, जब कन्वर्जन आपने फैक्टर करना है उसमें ये करना है जो वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसमें आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना है। ये सबसे सिंपल वे है। मींस कि अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल थे ना, तो आपने इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास 1 मोल मेथनॉल का हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होंगे, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। अब हमने फाइंड करना है कि मेथनॉल के 3.5 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने यूज होंगे। जब मेथनॉल के 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स, जब मेथनॉल के 1 मोल हुए तो ऑक्सीजन के 3/2 मोल्स यूज हुए। नाउ व्हेन मेथनॉल हैड 3.5 मोल्स ऑक्सीजन के कितने होंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 3.5, इतने ऑक्सीजन के मोल्स यूज होंगे, ठीक है। इसको जब आप फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो चीज हमें गिवन दी होगी और जो चीज हमें फाइंड करनी होगी उन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है सबसे पहले। फिर जो चीज आपको गिवन होगी उस गिवन वैल्यू को आपने हमेशा 1 बनाना है। 1 बना के तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो वैल्यू आपको गिवन होगी जितनी वैल्यू उतने मोल्स उसके लिखेंगे तो आपके दूसरी साइड पे भी उतने मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ 3/2, यहाँ पर 3.5 आ गए तो ये वाली जो वैल्यू थी इसको भी हमने 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी हैव आंसर 5.25 मोल्स। अब देखिए हमने जो बात की थी कि हर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने मोल्स को लाजमी यूज करना होता है। अगर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता इसका ग्राम आपको गिवन होता, मींस के मैथ्स गिवन होता, तो फिर भी आपने क्या करना था, उसके मैथ्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये रेशोज होती है ना, ये ग्राम्स में नहीं है, ये मोल्स में है, तो हमें इनको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, देन हमें आगे इनको सॉल्व करना होगा। अब अगर क्वेश्चन में होता इसके बजाय 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल आर बर्न, कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज, अगर क्वेश्चन में होता कि ऑक्सीजन का मास फाइंड करें, तो अब मोल्स हमारे पास आ गए थे, इससे आगे फिर हम लोगों ने इसका मास फाइंड कर लेना था। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज 32 ग्राम्स, और अगर 5.25 मोल्स के लिए फाइंड करते तो 5.25 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास आंसर आ जाता है इसका। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है दैट इज सेम एज प्रीवियस वन, बट मैंने यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी है, वैल्यू चेंज कर दी है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मेथनॉल का मास, और हमें जो चीज गिवन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एंड इट इज 22.414 dm³। अब हमें इसका फाइंड करना है मास एंड इसका हमें गिवन है वॉल्यूम। तो हमने जैसे पहले बात की थी कि हमें जो भी चीज गिवन होगी उसको हमने सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP, standard temperature and pressure, that is 22.414 dm³। इसका मतलब कि ये जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ही वॉल्यूम होता है 22.414 dm³। इसका मतलब कि हमने जो मेथनॉल का मास फाइंड करना है ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फाइंड करना है।
मीन्स कि हमें मेथनॉल का कितना ग्राम्स यूज करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस हो सके। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 मोल आ गया। अब उसी तरह से जो दो हमें मेथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज हमें फाइंड करनी है और जो गिवन है उनको हमने कंपेयर करना है। सो हियर वी हैव 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, इसको कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर 2 मोल्स मेथनॉल के हैं तो 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा, क्योंकि हमें 1 मोल के लिए फाइंड करना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा तो यहां मेथनॉल का भी 1 मोल होगा। अब इसका मतलब कि हमें 1 मोल के लिए मेथनॉल का मास फाइंड करना है। ऑलराइट, सो यहां पर हमारे पास 1 मोल ऑफ मेथनॉल, इसके अंदर मास कितना होगा, ऑब्वियसली जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है, एंड दैट इज मेथनॉल का मास 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 और दैट इज 32 grams. So we can say that we must use 32 grams of methanol to produce 1 mole of carbon dioxide. In other words, we can say that we must use 32 grams of methanol to produce 22.414 dm cube of carbon dioxide. So ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स थी जिनके साथ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मोल्स की कन्वर्जन बताई। इसके अलावा स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में 2 टॉपिक्स आए गए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन एंड लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून।